नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। यूएनजीए का जो सितंबर में आम जो महासम्मेलन होता है उसमें भाग लेने के लिए इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं, उनकी जगह विदेश मंत्री गए हैं। और जाहिर है अगर वो 10 दिन के दौरे पर अमेरिका में हैं, तो उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं, ऑलरेडी हैं। और वो कुछ अलग-अलग जो आयोजन हैं, जो इससे जुड़े हुए वैश्विक मुद्दों पर सेमिनार टाइप हैं, जिसमें वो भी भाग ले रहे हैं। कुछ दूसरे देशों के जो प्रधान उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो भाग ले रहे हैं। उसमें उनकी गतिविधियां जारी हैं। 26 सितंबर को वो यूएनजीए को संबोधित करेंगे और सबकी निगाहें इस पर लगी हुई है कि जिस तरह का वैश्विक वातावरण है और जी20 की सफलता का श्रेय एक तरीके से जिस तरीके से दुनिया के बहुत सारे देशों ने भारत को दिया है, तो उसी पर फोकस करेंगे अपने भाषण में, या जो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने वहाँ एक तरीके से बकवास की है उसका जवाब देंगे देंगे इसकी बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि जो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी वहाँ पर हैं वो ऑलरेडी उसका जवाब दे चुकी हैं। तो भारत इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहेगा और संभवतः भारत कनाडा का जो विवाद चल रहा है उसमें भी उलझना नहीं चाहेगा। वहाँ जो दूसरे मुद्दे इस समय हैं और जो जी20 में भी प्रमुखता से उठाए गए थे, मुझे लगता है कि उन पर फोकस करेगा। लेकिन ये तो एक दिन बाद होने वाला है। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो कनाडा की ही करेंगे, क्योंकि एस जयशंकर साहब ने एक प्रोग्राम में वहाँ पर दुनिया के कुछ ऐसे पाखंडी देशों का बिना नाम लिए उन पर प्रहार किया है, जो एक्चुअल में पर्दे के पीछे से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, कनाडा वाले प्रकरण पर भी। और उन्होंने भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन इसमें अमेरिका भी है, इसमें न्यूजीलैंड भी है, इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया भी है। कई देश हैं जिन्होंने कुछ अजीबो-गरीब सा अपना रुख जाहिर किया है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। विजय सरदाना साहब, आपके जाने पहचाने और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मामलों के जानकार, कानूनी मामलों के जानकार। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। विजय जी, आपका माइक शायद म्यूट है। सर नमस्कार। जी, बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा के प्रधानमंत्री इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? दुनिया में अपनी साख गंवाने पर आमादा क्यों है? खालिस्तानियों के चक्कर में भारत से पंगा लेकर के कनाडा का अहित करने पर क्यों तुले हुए हैं? और इस बयानबाजी और टकराव की वजह से जो लॉस हो रहा है, क्या उसका कोई अंदाजा उनको है कि कनाडा को इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओंकार जी, इस पे 2 वीडियोस मैंने बहुत डिटेल में बनाए हैं और उसमें मैंने ये जानकारी डिटेल स्टडी करने के बाद जो मैंने एनालिसिस किया है कि आफ्टर ऑल ये सब तमाशा क्यों हुआ, ये बात हमें समझने में आएगी कि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है डोमेस्टिक पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कंपल्शन, और दूसरा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो एक रणनीति चल रही है कि किसी भी एशियन कंट्री को उठने नहीं देना है, ये उन दोनों
स्थितियों को हम आज एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो ये सर कि जो वहां पे करीब 353-54 सीटें हैं कनाडा में, उसमें जो इस समय ट्रूडो साहब की सरकार है, उसमें 20 सीटें जिनका समर्थन, एमपीज का समर्थन जो उनको मिला हुआ है, वो है वहां के खालिस्तान समर्थित जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका, जगमीत वगैरह का, जगमीत वगैरह का। अब ट्रूडो साहब की मजबूरी ये है कि अगर वो इनसे पीछे हटते हैं तो उनकी सरकार गिरती है, और अगर वो समर्थन लेना चाहते हैं तो उनको भारत को गाली देना ही पड़ेगा, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। तो एक कोलिशन पॉलिटिक्स की जो कंपल्शन है वो उनकी मजबूरी साफ दिख रही है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि कनाडा और भारत के बीच में अगर मान लीजिए भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते हैं तो नुकसान किसका होगा? देखिए, दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा कोई व्यापारिक हित नहीं है, ये बात हमें समझनी होगी। 3-4 बिलियन डॉलर का धंधा है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर भारत या कनाडा के बीच में, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जब विवाद हुआ था तो करीब 80 से 100 बिलियन डॉलर तक के ट्रेड स्टेक पे थे, कनाडा के साथ ऐसा नहीं है। तो इसीलिए भारत और कनाडा दोनों को ये लगता है कि अगर संबंध बिगड़ भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं। तो ये बात है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। लेकिन भारत के नागरिकों को जो जाके कनाडा में वहां पढ़ाई करते हैं, या जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जाके वहां की यूनिवर्सिटीज को, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फंड करते हैं, उस पे कहीं ना कहीं हमें विचार करने की जरूरत है। और मैं तो मोदी साहब से ये कहूंगा कि आपने अभी तक हायर एजुकेशन पे कोई ढंग की पॉलिसी नहीं बनाई है। आप हिंदुस्तान में एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लाइए जिससे जितने भी विदेशी कैंपसेस हैं, यूरोप के, अमेरिका के, बाकी दुनिया के देशों के, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भारत में अपना कैंपस, खासकर हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भारत में वो कैंपस खोलने का मौका मिले। इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे सारे पॉलिटिशियंस के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी दुकानदारी बंद हो। तो उसका खामियाजा हिंदुस्तान को उठाना पड़ता है। हम हर साल लाखों करोड़ डॉलर विदेश भेजते हैं जस्ट बिकॉज हमारी डिफेक्टिव एजुकेशन पॉलिसी। ये एक हमें सुधार की जरूरत है जिस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ और किसी सरकार की हिम्मत नहीं है वो काम कर सके। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है सर, वो आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941 को लेके। जब यूके के जो लड़ाई चल रहा था यूरोप में, जर्मनी, इटली, ये सब एक साथ थे, अपना जापान, ये सब जो कंट्रीज एक साथ थे, उस समय तक अमेरिका इस दौड़ में नहीं था, मतलब इस लड़ाई में नहीं था। लेकिन एक संधि हुई थी, और वो संधि थी अटलांटिक ट्रीटी या एग्रीमेंट आप बोल सकते हैं। उसमें ये कहा गया था कि जो अगर हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या इस लड़ाई से अगर कुछ हासिल करना है, और मैं जो शब्द बोल रहा हूं सर उसको आप और आपके जो दर्शक है उसको ध्यान से समझेंगे तो अच्छा लगेगा। इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज, ये वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब तक इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज साथ नहीं आएंगी तब तक हम दुनिया पे अपनी दादागिरी नहीं कर पाएंगे। तो जो आज आप 5 देशों का नाम ले रहे हैं जो एज ए गठबंधन काम कर रहे हैं, वो पांचों के पांचों इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज हैं। आप इसको ध्यान से नोट करिएगा। उसमें यूरोप भी शामिल नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। उसमें भारत भी शामिल नहीं है क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये जो जातिवाद है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे कहने को वो हमारे कितने भी बड़े दोस्त हो जाएं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि ब्लड इज थिकर,
तो बिरादरी तो वही रहेगी उनकी। तो जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, अमेरिका प्लस ब्रिटिश कॉलोनीज, और जहां पे आज डेमोक्रेसी है लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग है, और वो कौन है? वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो ये पांचों देश मिलके जो इन्होंने एक 5 आई बनाया है पूरी दुनिया के ऊपर जासूसी करने के लिए, उसका ये फायदा ये उठा रहे हैं कि साहब हमने एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर करी है आपस में पांचों में। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। अब ये स्टेटमेंट अभी क्यों आया, इसको भी थोड़ा सा अगर हम चाहें तो एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पिछले 1 महीने में भारत की दुनिया में बहुत तेजी से साख बढ़ी। एक तो चंद्रयान के कारण, और दूसरा सक्सेसफुल G20 के कारण। दुनिया के हर फोरम पे, हर मीडिया में ये 2 चीजें चर्चा में थी। इससे भारत की इमेज और भारत का जो अस्तित्व था अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे, वो बहुत तेजी से उभरा था। अब ये जो इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज हैं, ये नहीं चाहते कि भारत का स्तर दुनिया में आगे बढ़े, जैसा वो चीन के बारे में सोचते हैं कि चीन आगे ना बढ़े, इसलिए चीन को हर तरफ से घेरा जाए, बाकी जो कंट्रीज हैं उनको घेरा जाए, गल्फ कंट्रीज को घेरा जाए, तो कोई भी देश जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है वो अपनी जगह दुनिया में ना बनाए। इसीलिए उस पर पूरा प्रयास रहता है। इनको हिंदुस्तान इसलिए चाहिए ताकि ये चीन को काबू में रख सके। तो ये भारत को चीन के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन भारत को उसका दुनिया में स्थान नहीं देना चाहते। और ये जो दोनों चीजें हुई, चंद्रयान और G20, इसमें जो भारत को एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिला, ये इनको पच नहीं पा रहा। तो अब उसको आप कैसे रोकेंगे? दुनिया तो तारीफ करेगी। तो आपने जो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास एक इंटेलिजेंस है, तो भाई ये तो आपके पास बहुत पहले से होगी। आज ही क्यों आपको बोलना पड़ा जब लगा कि G20 खत्म हो गया और भारत की वाहवाही हो रही है? पहला सवाल। आपको ये तो पता लग गया आपकी इंटेलिजेंस है कि साहब इसमें कोई भारत की खुफिया एजेंसी या कोई एजेंट शायद शामिल हैं, क्योंकि पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये बार बार इस बात को बोलते हैं कि क्रेडिबल एलिगेशंस, एविडेंस नहीं बोलते हैं, वी हैव क्रेडिबल एलिगेशंस। एक तो ये बात समझ में, लेकिन जिस निज्जर को लेके ये परेशान है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आज तक ये पता नहीं लगा कि वो भारत का घोषित आतंकवादी है, यहां से क्राइम करके फर्जी पासपोर्ट से अमेरिका के रास्ते कनाडा में एंटर हुआ है। क्या इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये पता ही नहीं लगा? इतना बड़ा कांड हो गया इनके साथ। एक फर्जी आदमी, एक आतंकवादी फर्जी डॉक्यूमेंट पे एंटर हो जाता है और आप उसको नागरिकता दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको अपने यहां पनाह इसलिए दी हुई है कि ये भारत को जब चाहे दबाने की कोशिश करें और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो ये बड़ा चेस गेम है। चाइना के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करेंगे और भारत के खिलाफ आतंकवादियों को इस्तेमाल करेंगे। ये है ओवरऑल इनका चेस गेम जो आज हमारे सामने उभर के आ रहा है। आपने अभी जिस चीज की चर्चा की है कि G20, चंद्रयान-3, कई ऐसे हाल में अचीवमेंट भारत ने किए हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की ही चर्चा थी। शनिवार को फ्रांसिस न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम में जो यूएनजीए के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, वो भी थे और जयशंकर साहब भी थे। और डेनिस फ्रांसिस ने ये कहा कि साहब
G20 में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करके भारत ने इतिहास रचा है। विजय जी, कुछ चीजों की चर्चा तो आपने कर दी है। यूएनजीसी में भारत की दावेदारी और कई देशों का समर्थन, इसके अलावा भारत की जो प्रशंसा, जिसका मैंने जिक्र किया कि अभी यूएनजीए के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने की है वहां पे, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार की भी चर्चा चल रही है। तो भारत जो है वो उन 5 वीटो पावर हासिल करने वाले देशों की कतार में खड़ा ना हो जाए, कहीं एक साजिश तो नहीं है कि भारत को किसी तरीके से बदनाम किया जाए? देखिए क्या होता है ना सर, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत चीजें मैटर करती हैं। अगर भारत ताकतवर होगा, भारत उभरेगा, तो जो हमारी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनको ये लगता है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड आज उनके भरोसे है, वो अगर भारत की तरफ शिफ्ट हो गया तो भारत से उनको सस्ती टेक्नोलॉजी, उनको मैन पावर, उनको सॉफ्टवेयर, उनको टेक्नोलॉजी, वहां से दवाइयां और जो उनकी जरूरतें वो सब भारत पूरी कर देगा। तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? देखिए अल्टीमेटली यहां स्वार्थ का खेल है, यहां कोई चैरिटी नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत को बार बार टारगेट करके ये दुनिया को मैसेज देने की जरूरत महसूस होती है उनको कि आप भारत से ज्यादा नजदीकियां ना बढ़ाएं, क्योंकि वो आपके हित में नहीं है, क्योंकि भारत खुद ही कटघरे में खड़ा हुआ देश है। तो ये पूरा प्रयास इन लोगों का रहता है कि भारत की छवि को कैसे बिगाड़ा जाए, लेकिन जब इनको भारत को इस्तेमाल करना होता है तब आके ये थोड़ी सी मोदी साहब की प्रशंसा कर देंगे या भारत के बारे में 2-4 अच्छे शब्द कहीं किसी फोरम पे बोल देंगे, तो हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं और हम लोग भी खुश हो जाते हैं कि देखो अमेरिका ने हमारी तारीफ कर दी या यूरोप में हमारी तारीफ हो गई। हम लोगों को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोई भी दुनिया का देश, और मैं पिछले 10 साल से ये कहता जा रहा हूं, जब भी मैंने जब इंटरनेशनल फोरम्स पे जाना शुरू किया था करीब 15 साल पहले, तब जो मैंने माहौल देखा था और आज देखा, उसमें सब जगह ये है कि आप भारत को ज्यादा वेटेज ना दो, और ये हमेशा रहता है। ये जिसे कहते हैं ना कास्टिज्म वहां है। अगर आप व्हाइट स्किन नहीं है, आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, तो आप वहां पे टेक्निकली अनवांटेड हैं, लेकिन क्योंकि उनको अपने फोरम्स को पॉलिटिकली करेक्ट करना है, इसलिए वो भारत के लोगों को बुलाते हैं ताकि उनको लगे कि देखिए हमने पूरी दुनिया का यहाँ पे जिसे कहते हैं प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे को खाना पूरी करनी पड़ती है, और ये बात बहुत क्लियर है। अब हमें ये सोचना है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये चीजें रुकेंगी नहीं। आप देखेंगे कि साल में 2 बार तारीफ कर देंगे तो 2 बार ये लोग गाली भी दे देंगे। अपना हिसाब बराबर रखते हैं कि आपको आपकी, जिसे कहते हैं ना कि औकात समझाते रहेंगे। इनका ये माइंडसेट है। अब भारत को ये सोचना है कि जिस तरह से चीन ने तरक्की करी है, और आज चीन से ये इसलिए खफा है कि चीन अब इनके कंट्रोल में नहीं, तो ये बात इनको समझ में आ रही है। और ये भी इनको लगता है कि चीन में तो चलो डेमोक्रेसी नहीं है, हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए हम उनका समर्थन नहीं करते हैं, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह। भारत के साथ तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो भारत जो उभरती हुई ताकत है, इसको कैसे डीमोरलाइज किया जाए, कैसे इनको बिखेरा जाए, अब डायरेक्ट तो ये कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इनको आतंकवादी चाहिए। पहले कश्मीर का राग ये अलापते रहे, इन्होंने कभी भी कश्मीर को क्रिटिसाइज नहीं किया। आप इस बात को समझिए, कश्मीर के आतंकवाद को इन्होंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया खुल के।
पाकिस्तान को कभी भी इन्होंने टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, जबकि ये प्रॉपर एविडेंसेस थे कि नरसंहार हुआ है वहां पे। अपने एक जो भारत का भगोड़ा आतंकवादी था, जिसको इन्होंने एक फर्जी कागज पे नागरिकता दे दी, उसकी हत्या पे ये बहुत चिल्ला रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो गया, इनको कभी सॉरी भी नहीं बोलना आया। ये है इनकी मानसिकता। और यही देश जो कहते हैं कि हमारा सोवरेन अधिकार है, हमारे नागरिक को हमारे देश में कोई मार जाता है, ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन यही देश इराक में घुस के वहां तबाह कर देते हैं, लीबिया में जाके वहां के नागरिकों को मार देते हैं, ईरान में जाके उनके नागरिकों को मारते हैं, अफगानिस्तान में जाके नागरिकों को मारते हैं, तब इनको वहां की सोवरेनिटी और नागरिकता का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इनके स्वार्थ में है। तो ये बहुत क्लियर रणनीति है। इसीलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूं कि जो आपका अटलांटिक ट्रीटी है, उसको आपको समझना होगा, उसके पीछे एक दूरगामी प्रभाव है। और बाकी जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग देश हैं, ये उसको यूज करते रहेंगे अपने फायदे के लिए। तो जो आप यूएनजी की बात कर रहे हैं, जनरल असेंबली की डिस्कशन की, कि जो भारत ने ग्लोबल साउथ को ऐड किया है, वो इसीलिए भारत को कहना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग नहीं आने देना चाहते। और इनको भी पता है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, लेकिन उसकी यूएन सीट नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी की दृष्टि से, आप उसको सीट नहीं दोगे, और जो छोटे छोटे देश हैं, यूके जैसे देश, उनको आप दोगे, तो ये तो बहुत क्लियर बात है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, इसको हमें समझना होगा और अपनी तैयारी करनी होगी। भारत जैसा देश किसी के आगे हाथ फैला के गिड़गिड़ा के गुजारा नहीं कर सकता। मीडिया में एक बात कही जा रही है कि जो पिछला G20 इंडोनेशिया में हुआ था वहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एक अनौपचारिक बातचीत की थी, अलग से प्राइवेट बातचीत की थी। और उसके बाद बाहर आकर के मीडिया में इन्होंने कुछ उस बातचीत के बारे में बक दिया था। तो जो चीन के राष्ट्रपति थे वो बड़े नाराज थे। उन्होंने जब ये सामने पड़े तो सबके सामने, मीडिया के सामने भी, कैमरे भी थे वहां पर, इनको लगभग डांट दिया था कि जो निजी बातचीत है वो आपने मीडिया से साझा कैसे कर दी। तो एक तो मीडिया ये कह रहा है कि ये कनाडा के पप्पू हैं। नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि जब ये G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनकी 1-to-1 मुलाकात हुई थी। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वहाँ खालिस्तानी आए दिन रायशुमारी का नाटक करते रहते हैं, भारत के खिलाफ वहाँ से जहरीले वीडियो जारी होते रहते हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, वहाँ से पैसे भी भेजे जाते हैं। पंजाब में पिछले दिनों एनआईए ने ही ये चीज पकड़ी कि एक शिवसेना नेता की हत्या के लिए भी 10 लाख रुपया निज्जर और इसके एक करीबी ने वहां से भेजे थे। कुछ इस तरह की चीजें आई। तो कनाडा के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी ने कुछ गहरी नाराजगी जाहिर की थी। मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि लताड़ लगाई थी इनको, कि आप इन खालिस्तानियों को सिर पर क्यों चढ़ाए हुए हैं, नियंत्रित क्यों नहीं कर रहे हैं, भारत के खिलाफ इस तरह की गतिविधियां आपके देश में क्यों जारी हैं। और बताते हैं कि इससे चिढ़कर ही ये जब कनाडा वापस पहुंचे तो उन्होंने भारत के खिलाफ ये बेसलेस एलिगेशन लगा दिए, जिनका कोई सबूत उनके पास नहीं है, और अब उनकी घर में भी फजीहत हो रही है और बाहर से भी सवाल खड़े खड़े किए जा रहे हैं। देखिए सर, मैं इतना इस केस को सिंपल नहीं मानता। कारण बहुत सिंपल है। जैसा मैंने इस पूरी घटनाक्रम को, देखिए, कोई भी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राइम मिनिस्टर इस तरह का स्टेटमेंट बोलता है और अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता है, तो इसको सिर्फ आप
ऑफ द कफ रिमार्क नहीं बोल सकते। ये बहुत प्लानिंग के साथ, ये रणनीति के साथ काम किया गया है। और जब तक हम इसकी, जो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हमें जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज के गेम प्लान को समझना चाहिए। सबसे पहली बात यह है सर कि भारत अमेरिका के, जो अमेरिका है वो भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। स्टेक्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज अगर भारत अपना कोल्ड फीट डेवलप कर ले कि यार भैया चाइना वाइना के मामले में तुम अपना देख लो, मेरे पास टाइम नहीं है, इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि चाइना, इंडिया, रशिया, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, अगर भारत ये अपना एक एक्सेस बना लेता है तो इनके लिए मुसीबत होती है, पहली बात। दूसरा सबसे बड़ी बात आती है अब ऑस्ट्रेलिया को लेके। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाह रहा है क्योंकि उसका ट्रेड इंटरेस्ट भारत में है, तो वो डायरेक्ट खुद पंगा लेना नहीं चाहेगा ऑस्ट्रेलिया, और फिर वो क्वाड के मेंबर है। आप समझिए इस बात को। क्वाड जो ग्रुप बनाया है वो 4 देशों का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। अगर उसमें से इंडिया बाहर हो जाता है तो क्वाड ऑलमोस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि उनका जो गेम प्लान है वो धरा रह जाएगा। उसमें इंडिया की एक अहम भूमिका है। तो ये क्वाड में इंडिया को नाराज नहीं कर सकते, तो अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं बोलेगा। जब ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं बोलेगा तो इस समय आपको ये भी पता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट लाइक एक दूसरे के फोटोकॉपी है, कोई अलग चीज नहीं। अब 5वां देश बचता है, वो है यूके। जब से ब्रेग्जिट हुआ है, यूके को अपने यहां इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको दुनिया में अपनी पैठ दोबारा बनानी, और यूके की कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। छोटा सा देश है यूके, लेकिन उसकी बहुत सारी कंपनियां जो भारत में ऑपरेट करती हैं, और वो व्यापारिक रिश्ते और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आगे बढ़ना चाह रहा है। और ऋषि सुनक वहां पे हैं, तो शायद इतना आसान नहीं होगा कि भारत के खिलाफ ऋषि को तैयार किया जाए। तो 5 में से 4 की तो मजबूरी समझ में आ गई। अब पप्पू किसको बनाया जाए इस खेल में? पप्पू किसको बनाया जाए? जिसका सबसे कम स्टेक है, और वो है कनाडा। अगर कनाडा और भारत के रिश्ते खराब भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी लॉस होगा अमेरिका उसको आसानी से कंपनसेट कर सकता है, और इजी है करना क्योंकि बॉर्डर कॉमन है। तो बहुत मुश्किल नहीं है सर। इसीलिए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बार बार इस बात को कहा है कि हमें जो 5 आई है, जिसमें ये 5 देश हैं सो कॉल्ड इंग्लिश डेमोक्रेसीज, इन्होंने ये कहा है कि हमने जो खुफिया जानकारी है वो शेयर करी है, साझा करी है, और उस आधार पे अब सवाल ये आता है कि कनाडा मुंह खोलेगा। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने मुंह खोल दिया। अब उन्होंने खोल दिया तो पूरी दुनिया में चर्चा होगी। तो जो मैंने पहले कहा था कि ये वर्ड नहीं चाहता कि भारत को जो तारीफ मिल रही है G20 और चंद्रयान की, वो ज्यादा समय तक मिले, तो उसमें रायता फैलाना बहुत जरूरी था, जो कनाडा ने फैला दिया। अब दूसरी बात जो आती है समझ में, अब ये आती है, आप इस बात को और ध्यान से देखिएगा सर, जितने भी खालिस्तानी हैं वो इंग्लिश डेमोक्रेसी में ही क्यों जाते हैं? कनाडा ही उनको क्यों पालता पोसता है? यूके ही क्यों पालता पोसता है? ऑस्ट्रेलिया ही क्यों पालता पोसता है? अमेरिका में ये जाके शरण लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भारत विरोधी तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, और अगर इनका खुफिया तंत्र इतना जबरदस्त है तो क्या इनको नहीं पता कि ये जो 25 लोगों की लिस्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी ने ट्रूडो को हाथ में दी थी 2018 में, उस पे इन्होंने क्या कार्रवाई करी? उस पे तो आज तक नहीं बोले। और भारत सरकार की नाराजगी यही थी कि भाई हम आपको कह रहे हैं आतंकवादी जो हमारे यहाँ अपराध करके गए, आप उनको शरण दिए हुए और नागरिकता दे रहे हो, ये क्या लॉजिक है? तो ये सब बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कड़ी जुड़ती है, और ये अंतरराष्ट्रीय एक चेस गेम है जिसमें
कनाडा को मोहरा बना के इन कंट्रीज ने आगे खड़ा किया है, ये उसके पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि कनाडा ने अपनी औकात कनाडा की नहीं थी कि वो ये सब कर ले। तो कनाडा को जो शय दे रहे हैं ये पांचों लोग दे रहे हैं, लेकिन ये खुद नहीं आगे आएंगे क्योंकि इससे भारत का जो रिलेशन है वो बिगड़ेगा। अब मुसीबत ये आ गई है इनकी कि अब ये नहीं बोल सकते कि किसने इनको एविडेंस दिया है, क्योंकि जिसका नाम आएगा उसका भारत से संबंध खराब होगा और ये अब चाहते नहीं। इसीलिए जो शब्दों का चयन है वो ध्यान से देखिए, क्रेडिबल एलिगेशंस, ये नहीं बोलते क्रेडिबल एविडेंस, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे क्रेडिबल एविडेंस तो शेयर करिए, एलिगेशन को क्या शेयर करना है। अब आप समझ रहे हैं, एज ए लॉयर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास आपके खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस है तो आप कहेंगे दिखाइए अगर एविडेंस है तो। वो मैं दिखाना नहीं चाहता तो इसलिए मैं एविडेंस बोलूंगा तो मैं फंसता हूं। तो अंग्रेजी बहुत सोच समझ के इनको सिखाई गई है कि आप पार्लियामेंट में एविडेंस नहीं बोलेंगे, एलिगेशन बोलेंगे। ये सारे खेल हैं। तो अगर हम रीडिंग बिटवीन द लाइन करते हैं तो ये छोटा खेल नहीं है, इसके पीछे वो सब लोग हैं जो मुखौटा लगा के हमारे दोस्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब अंत में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, जिस तरह की मीडिया की भूमिका है या जिस तरीके से ये लोग सोशल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज कर रहे हैं या उनका मिसयूज कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? और मीडिया भी इनका टूल बन जाता है। मैंने कनाडा के अलग अलग गुरुद्वारों में जो तथाकथित रायशुमारी होती है या इनकी जो सभाएं होती हैं जिनमें ये बकवास करते हैं, पन्नू वन्नू के लिए भी जो वहाँ पर जलसे वगैरह आयोजित किए जाते हैं, उसमें 100-150 से ज़्यादा उपस्थिति होती ही नहीं है। कैमरा केवल वहीं फोकस किया जाता है जहाँ वो खड़े होते हैं और उसको इस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जाता है, जैसा कनाडा में तो खालिस्तानी ही खालिस्तानी रहते हैं। जबकि कनाडा में कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, जो मेरे फॉलोअर भी हैं, जो वहाँ मेरे वीडियो देखते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, मीडिया में ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो पन्नू और दूसरे लोग हिंदुओं को थ्रेट देते रहते हैं कि आप लोग कनाडा छोड़ दीजिए, बोला यहाँ कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं है, किसी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में है। तो ये मीडिया का क्या किया जाए? ये जो मीडिया चीज़ों को इतना हाइलाइट कर देता है, इतना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके पेश कर देता है और ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। देखिए, ऐसा है कि मीडिया में एक पोजीशन होती है कॉल्ड एडिटर। आपका अनुभव 40 साल का है। आपको पता है कि रोल ऑफ एडिटर क्या होता है। उसका काम ये होता है कि उस चीजों को स्कैन करे और देखे कि किसको कितना वेटेज देना है। ये उसी का काम है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में जैसे हर क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ लीडरशिप गिरी है, मीडिया में भी गिरी। और अब मीडिया में क्या हो गया है कि इंटरनेट से आप फुटेज डाउनलोड करो, ऊपर 4 नीचे कलर पेज और आप लोगों को खड़ा कर दो और हर चीज में सनसनी पैदा करने के लिए ब्रेकिंग न्यूज करके आप चलाते रहो। कंटेंट का कोई लॉजिक नहीं, फैक्ट्स क्रॉस चेकिंग करना नहीं, क्योंकि उस समय मेहनत लगती है और जब तक वो मेहनत करके टाइम लगा के उस न्यूज को क्लियर करेंगे तब तक वो स्टेल न्यूज हो जाती है। ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है। तो यहां तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला खेल है। चाहे वो आधी अधूरी खबर हो, चाहे गलत खबर हो, चाहे मनगढ़ंत खबर हो, बस चलाने से मतलब है। आप देख लीजिए सर, कितने, हम अपनी ही बिरादरी की बात कर लेते हैं, यूट्यूब में जो लोग अपने व्यूज रखते हैं, आप और हम भी काम करते हैं। हम जब स्टोरी करते हैं तो हम उसके पीछे कितना हम रिसर्च करते हैं, कितने फैक्ट्स लाते हैं कि ताकि हमारे से गलती ना हो जाए, क्योंकि हमारी क्रेडिबली अटैच्ड है। हम लोग अपना फेस सामने रख के बात करते हैं। ज्यादातर लोग जो आते हैं वो
आगे स्मोक स्क्रीन होती है, पता नहीं पीछे कौन है, क्या है, लेकिन वो चर्चाएं यूट्यूब हो, कट पेस्ट हो, समझ आती है या नहीं आती, उन लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या नहीं है। और यही हाल मेन लाइन मीडिया का हो गया है। प्रिंट मीडिया तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जब तक वो छापते हैं तब तक और क्रॉस चेकिंग हो जाती है। लेकिन ये मीडिया का जो मैं कहूंगा कि एडिटोरियल क्वालिटी बताता है कि क्वालिटी बहुत नीचे जा चुकी है। और जहां तक बात है कनाडा में जो न्यूज आ रही है, तो सर ये तो कश्मीर के पत्थरबाजों वाला खेल है। कश्मीर में 2 चौराहे थे जहां पे पत्थरबाजी होती थी और कहीं नहीं होती थी, पूरे कश्मीर श्रीनगर में कहीं नहीं होती थी। लेकिन वहां पे 150 बच्चों को लाया जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, कैमरे का फुटेज होता था। भारत की फौज जो गश्त लगाती है उसके ऊपर पत्थर फेंकना है और उसके फुटेजेस रिकॉर्ड करके सर्कुलेट करने। ये पूरा स्टेज मैनेज खेल था। तो पन्नू जैसे लोगों का, या जो ये इस तरह के जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं, सवाल ये है कि इनकी जो फंडिंग आती है उसके लिए इनको पब्लिसिटी करना जरूरी है, नहीं तो ये चंदा कैसे इकट्ठा करेंगे अगर ये दिखाएंगे नहीं तो। आप समझिए इसका खेल। आज पंजाब का जब किसान आंदोलन हुआ था, आप किसी भी व्यापारी और बाकी लोगों से पूछ लीजिए, सबने कहा था कि आड़तियों द्वारा रचा हुआ नाटक है, ब्लैकमेल, ये सिर्फ आड़तियों ने अपने फायदे के लिए किया, इसमें किसान का कुछ नहीं है। तो जब हमने इनसे ये पूछा कि भाई आप फिर समर्थन क्यों कर रहे हो, तो उनका बहुत सिंपल कहना था कि देखिए विजय जी, हम बहुत क्लियर है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हमने पढ़े हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग हमारे से पैसा चंदा मांगने आते हैं ये कह के कि देखो हमारे भाई लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको खाना खिलाना है, रजाई देनी है, सब करना है, तो अब हम मना भी तो नहीं कर सकते ना। तो हम मानसिक रूप से सरकार के साथ हैं, लेकिन हमको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जात बिरादरी की बात आ जाती, और बहुत सारी जगह तो धमका के भी लिया जाता है। तो यही हाल कनाडा में है कि जो वहां सिख बिरादरी है उसको बार बार ये धमकाया जाता है कि भैया आपको खालिस्तान के लिए चंदा देना है, और अगर आप नहीं दोगे तो फिर उनके बिजनेस का नुकसान, तोड़फोड़, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू। तो कौन आदमी सर मुसीबत खरीदना चाहता है। तो वो कहते हैं चल ठीक है यार, $150 देने, हम दे देंगे, कोई बात नहीं। अब $150 अगर आप हर घर से लोगे और वहां पे 8 लाख आबादी है, अगर हर आदमी ने $1 भी दे दिया तो $8 लाख हो गए ना सर। और $8 लाख से पन्नू जैसे लोगों को चंदा मिल जाता है और उनकी दुकानदारी चलती रहती। अब ये बताइए कि जो सरकार ने स्टेप लिए हैं, अभी वहाँ से आने वालों के लिए वीज़ा रद्द कर दिया गया है, कुछ और भी स्टेप उठाए गए हैं। इससे क्या होगा? कोई प्रेशर पड़ेगा क्या इन पर? कुछ अकल आएगी क्या इनको? ये चीज़ों को सुधारना चाहेंगे या और बिगाड़ना चाहेंगे? देखिए सर, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। वहां से आने वालों को रोकना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वहां से जब ये लोग इंडिया आएंगे तो यहाँ आके पंजाब में लोगों को भड़काएंगे, और इनकी नीयत पे शक है क्योंकि किसान आंदोलन के समय भी इन्होंने किया था। उस समय सरकार क्योंकि किसानों का मुद्दा था तो लाइटली लिया। अब इनकी नीयत एक्सपोज हो गई है, तो ये एक बात हमारे सामने है। अब फर्क ये पड़ेगा कि जो भी वहां से एयरलाइंस चलती थी, जो पैसेंजर लेके इंडिया आती थी, उनका तो दुकानदारी बंद हो गई। तो जिनके पास ऑलरेडी इंडिया का वीसा है वो तो आएंगे, लेकिन उसके बाद वो एयरलाइंस को दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो वहां पे लोग हैं, अल्टीमेटली तो देखिए सर क्या होता है कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, आपके रीति रिवाज संस्कार तो सारे हिंदुस्तान में है। आपको अगर मत्था टेकना है गोल्डन टेम्पल, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप $100 बिलियन लगा लीजिए, फिर भी आप कनाडा में गोल्डन टेम्पल नहीं बना पाएंगे। तो एक आपको जो आम आदमी है वहां पे, देखिए जो आतंकवादी हैं जिनका एजेंडा है उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाकी सिख कम्युनिटी है, ये एक मैसेज उनके लिए है कि आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं वहां बैठ के।
तो एक इंटरनल थिंकिंग होना ज़रूरी है समाज में कि यार ऐसे लोग अगर बढ़ेंगे आगे और हमारा अपने जन्मभूमि से अगर कनेक्शन कटता है तो ये उचित नहीं है। तो ये एक वहां पे बात जाएगी, मैसेज जाएगा, और मुझे लगता है कि ये एक आत्मचिंतन की बात है वहां की सिख कम्युनिटी के लिए कि आप इस देश के लिए हमेशा से सम्मानीय रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे हर मोहल्ले में कुछ गुंडे होते हैं, आपकी बिरादरी में भी वहां कुछ गुंडे अगर पैदा हो गए हैं जो देश को बदनाम करना चाह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उनका एजेंडा या तो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होगा या उनको किसी ने उकसाया होगा, किसी के भाड़े के टट्टू होंगे वो, या उनको किसी और ने सुपारी दी होगी कि आप जाके वहां पे तमाशा करिए। और चौथी बात जो है, इनको इस तरह के जो ये पन्नू जैसे लोग हैं, इनको मीडिया से पब्लिसिटी बनती है। आज ये ग्लोबल फिगर बन गए हैं, नहीं तो इनको ये टेक्निकली एक एडवोकेट है। अब ये क्या प्रैक्टिस करता होगा और किस क्लाइंट की क्या भला करता होगा जिसको बात करना नहीं आता, जिसके शब्दों का चयन इतना खराब है। तो इसको अपनी प्रैक्टिस तो इसकी चल नहीं रही होगी, तो इसको दाल रोटी नहीं मिलती होगी, लेकिन आज ये बदतमीजी करके ग्लोबल लीडर बन गया और फंडिंग भी मिल गई, तो और क्या चाहिए इस बिजनेस मॉडल में। तो ये ऐसे लोग हैं, लेकिन वहां की कम्युनिटी को सोचना है कि क्या इससे सिख समाज में या सिख समाज के बारे में अच्छी इमेज जाएगी। क्योंकि मुझे डर एक बात का और है सर, हमें याद है 84 के दंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार, 30 साल लगे हैं। उस समय आप देखिए कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उससे पहले जो भिंडरावाले ने पंजाब में हिंदुओं को निकाल निकाल के बसों से वहां के आतंकवादियों ने गोलीबारी करी थी, उसका प्रभाव क्या पड़ा। पूरे देश में सिख बदनाम हुए थे, कोई नौकरी नहीं देता था, क्योंकि हमारे साथ के दोस्त लोग थे, उनको बड़ी मुश्किलें आती थी। बहुत से लोगों ने तो इसलिए मोना सरदार बन गए थे, पगड़ियां हटा ली थी कि यार पगड़ी दिखा के कहीं भी जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जितने भी मैगजीन्स में, कार्टून्स में अगर कहीं आतंकवादी दिखाना होता तो पगड़ी और दाढ़ी के कार्टून बनते थे कि भाई हाथ में बंदूक, पगड़ी, दाढ़ी। मतलब आप सिखों को आपने कैरिकेचर में भी इतना गलत इमेज दे दिया था। किस लिए? भिंडरावाले जैसे कुछ लोगों ने ये नहीं समझा कि आप पंजाब के अलावा भी सिख दुनिया में बहुत जगह रहते हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो सिख समाज है उसको ये बात उठानी चाहिए अपने अंदर कि तुम लोग वहां बैठ के तमाशा करोगे, प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आएंगी। यही मैंने किसान आंदोलन के समय, सर आपको याद होगा, मैंने बार बार बोल रहा था हर चैनल पे कि जिस तरह से कुछ सो कॉल्ड आतंकवादी माइंडसेट के लोग जाके टेलीकॉम टावर तोड़ रहे हैं, रेलवे लाइन पे जाके बैठ गए हैं, वहां पे प्राइवेट बिजनेसेस को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, ये पंजाब के लिए बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि ये लोग मिलिटेंट माइंडसेट के लोग हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अब मुझे बता दीजिए सर, किसान आंदोलन खत्म हो गया, क्या इन्वेस्टमेंट आया है पंजाब में? सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, कोई नहीं जाना चाह रहा है। इनफैक्ट हालत ये हो गई है, मैं बहुत सारे व्यापारियों से बात कर रहा था कि पंजाब छोड़ के लोग बाहर आ रहे हैं। एक तो वहां पे ग्राउंड लेवल पे करप्शन, और दूसरा इस तरह का मिलिटेंट माइंडसेट। ये दो चीजें कभी भी इन्वेस्टर्स को नहीं आने देंगी। और पंजाब इतना समृद्ध है, मेरी अगर आप ये कहें कि मेरा खून पंजाब से, मेरा परिवार पंजाब से है, दुख होता है अपनी धरती को अगर कोई बदनाम करे तो दुख होता है। तो मुझे लगता है कि सर कि इस पे हमें और हमारे सब सिख भाइयों को सोचना चाहिए कि इतनी गौरवशाली परंपरा को क्या हम इन चंद लोगों के स्वार्थ के लिए बर्बाद कर देंगे। ये आज एक चिंता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।